नमस्कार बच्चों, वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज लेसन 12 यशपाल द्वारा रचित लखनवी अंदाज कहानी को देखते हैं। उससे पहले लेखक का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। यशपाल का जन्म 1903 ईस्वी में पंजाब के फरीदपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 ईस्वी में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। ये बहुत पूछा जाता है, झूठा सच उपन्यास है। अमिता दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता की रचनागत विशेषता है। प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास मनुष्य के रूप, देशद्रोही, दादा कामरेड, अमिता दिव्या, पार्टी कामरेड, तेरी मेरी उसकी बात। कहानी संग्रह है पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, वो दुनिया, अभिशप्त आदि। आत्मकथा है सिंहावलोकन। आइए अब इनकी कहानी देखते हैं। कहानी लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए अधिक दाम लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकेंड क्लास का ही लिया था। गाड़ी छूट रही थी। सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अर्थात जब लेखक जो है ट्रेन से सफर करना चाहता है तो वो ये सोचता है कि यदि मैं खाली डिब्बे में बैठूंगा और खाली जगह मिलेगा तो मैं कुछ रचनात्मक चीजों को ग्रहण करूंगा और जिसके हिसाब से मैं कहानी लिखूंगा। तो जिस डिब्बे में वो बैठते हैं तो वो निर्जन नहीं था। उसमें एक महाशय पहले से ही बैठे थे। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाब नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिया पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। अब भाई महाजन जी अकेले बैठे थे लखनवी अंदाज में, और उसमें कोई और चला जाए तो जाहिर सी बात है जिस संतोष से जितने आराम से पहले बैठे थे तो ऐसा उन्हें नहीं लगा। उन्हें असुविधा महसूस हुआ। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी या पदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। कभी सोचते हैं कि हो सकता है ये भी कहानी लिखने के लिए ही बैठे हों, सोच में बैठे हों, और या तो खीरे जैसे या पदार्थ वस्तु के संकोच में मतलब खाने के लिए बैठे हों, उसको छोटी चीज समझकर कि कोई देख न ले, हमारी अमीरी का पता चल जाएगा। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने तो उनके सामने ही बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। अर्थात खाली बैठकर कुछ ना कुछ सोचते रहने की लेखक की पुरानी आदत थी। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। आगे संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गंवारा ना हो कि शहर का कोई सफेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं। आपके कहने का मतलब है कि वो महाजन भी, वो साहब भी पहले से जो उसमें बैठे थे इसी इरादे से बैठे थे कि मैं बिल्कुल जो है डिब्बे में अकेला रहूंगा और आराम से यात्रा करूंगा या कोई रचना वगैरह लिखूंगा, और अकेले सफर
काटने के लिए ही खीरे खरीद के रखे थे, ताकि खाता रहूंगा और रास्ता कट जाएगा मेरा उसी के साथ। आगे, हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों से मतलब तिरछी निगाहों से देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। कुछ देर जो है वो बाहर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर बाहर देख रहे थे खिड़की से और गौर कर रहे थे कि आखिर ये कहाँ से आ गया, कौन है। फिर वो जनाब कहते हैं कि वो नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। अदावर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाइए। सहसा, इतना देर से कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद अचानक जो है उनसे कहते हैं खीरे का शौक, मतलब आपको भी खीरा खाना है। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। यशपाल जी को नवाब साहब का अचानक परिवर्तन भाव अच्छा नहीं लगा। भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए। वो भाप लिए कि ये कैसे इंसान है। आइए आगे देखते हैं। ये हमें मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते थे। जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक माइए। नवाब साहब ने, थोड़ा रुकते हैं, सही कर लेते हैं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरे को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा। तो नवाब साहब क्या करते हैं कि खीरा को उठाते हैं और खिड़की से बाहर पानी से धोकर तौलिया से पोंछकर रख लेते हैं और जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के सिरे को उन्हें गोंद कर झाग निकाले, मतलब खीरे के जो सिर के पास वो होता है उसको गोंद कर उसका झाग निकालते हैं। और फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए, पंक्ति से सजाते गए तौलिए पर। फिर है लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिलाकर नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख धीरे से रसास्वादन को प्लावित हो रहा था। जब खीरा बैठे हैं तो रखे हैं तो खाने की इच्छा भी होगी, तो उससे महसूस हो रहा था लेखक को कि वो खीरा खाने के लिए आतुर हैं। उनके मुंह में पानी आ रहा था। जब कोई चीज़ पसंद होती है किसी को तो मुंह में ऑटोमेटिक पानी आ जाता है। जैसे इमली देख लीजिए, खाइए तो मुख में पानी आ जाएगा, ना खाइए देख कर ही। तो ठीक इसी प्रकार उन्हें खीरा पसंद था और खाने का शौक भी था, परंतु वो सेकंड दर्जे के ना माने जाएं, बड़े आदमी में ही उनकी गिनती हो। इसलिए खीरे ऐसे छोटी वस्तु को वो खाना नहीं चाहते थे, छोटी चीज को। तो हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। वो लेखक कहता है कि हम तिरछी निगाहों से देख रहे थे कि ये मियाँ साहब बहुत अमीर बनते हैं, लेकिन लोगों के नज़रों से बच पाने के कारण जो है वो क्या करें। आगे है, नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। एक बार फिर से कहा उन्होंने, या आप शौक कीजिए, लखनऊ का ये बालम खीरा है, खाइए, अर्थात फेमस खीरा है, मशहूर खीरा है। नमक मिर्च साफ नहीं है, छिड़क दिए जाने पर जो है, रुकिए थोड़ा, क्या गड़बड़ी हो गई इसमें। को देखकर मतलब सजाते हैं और खीरे को देखकर उनके मुंह में जो है पानी आ जाता है और आत्मसम्मान में निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाइए। आगे नवाब साहब ने संतुष्ट आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा और खिड़की के
बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया और खीरे की एक एक फाक उठाकर होठों तक ले गए। फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मुद गईं, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन पर खिड़की के बाहर फेंकते गए। खाने का तो मन था, मुंह में पानी भी आ गया था, परंतु जो है अमीर आदमी के चलते वो उसको खिड़की के नीचे जो है फेंकते चले गए। आगे नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। मतलब वो जना रहे थे, बता रहे थे हम खानदानी रईस, अमीर लोग जो होते हैं वो छोटी छोटी चीजों को खाते नहीं, उनका सेवन नहीं करते हैं। आगे है, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। आगे देखते हैं। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? तरह नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है। कब की कहानी का तात्पर्य है कि यदि बिना खाए खीरा के स्वाद से पेट भर सकता है, डकार आ सकती है, तो बिना पात्र के, बिना घटना स्थल के आखिर कहानी क्यों नहीं बन सकती है। तो लेखक ने भी बिना कोई स्थान के, घटना स्थल के, बिना किसी पात्र के कहानी रच डाली लखनवी अंदाज। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। जो बहुत ही मज़े की बात इसमें लिखी गई है, अमीरों की कहानी इसमें सुनाई गई है, रईस आदमी की, लेकिन सब रईस एक समान नहीं होते हैं। तो इसको लेखक ने बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुति किया है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार।